जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये BSSC इंटर स्तरीय का द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर अभी लगातार टेस्ट सीरीज यानी BSSC का चलाया जा रहा है, जिसमें दो बुक को कवर किया जा रहा है, जिसका वॉल्यूम 1 यानी द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 समाप्त हो चुका है। BSSC के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं यानी प्रीवियस ईयर का पेपर को भी कराया जा चुका है। खान सर का भी 19 सेट तक सेट कराया जा चुका है। इसके बाद एक सेट के बाद समाप्त हो जाएगा। तुरंत हम लेकर के आएंगे साइंस का टेस्ट सीरीज, जो कि आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा, जो कि चैप्टर वाइज भी होगा और मॉडल सेट यानी प्रैक्टिस सेट भी होगा। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। वहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से कहता है कि निम्न में से किसने रामायण का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अब्दुल कादिर बदायूनी। बता दें कि अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान और नकीब खां। कौन? अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान, नकीब खां के द्वारा रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। बता दें कि महाभारत का जब फारसी में भाषा में अनुवादित किया गया तो उसका पुस्तक का नाम क्या रखा गया था? तो नाम था रजमनामा। फारसी में इसका नाम क्या था दोस्तों? तो राजमनामा। राजमनामा का अर्थ क्या होता है? युद्धों का पुस्तक। वैसे तो और भी जो है महाभारत को रजमनामा, जय संहिता के भी नाम से जाना जाता है। चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अबुल फजल, फैजी और मुल्ला, इसमें और 2 लोगों का नाम आया हुआ है, 3 लोगों का। एक तो कि अबुल फजल, फैजी और मुल्ला 2 प्याजा। ये कौन थे? तो ये अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न में से शामिल थे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि अबुल फैजल जो था दोस्तों, अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी और इन्होंने ये जो थे वो दीन इलाही धर्म के प्रबल समर्थक भी थे। यानी दीन इलाही धर्म की जो है रचना किसने की थी दोस्तों? अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने, जो कि किससे संबंधित है? कौन से धर्म से? तो दीन इलाही धर्म से। दीन इलाही धर्म चलाया किसने था? तो दीन इलाही धर्म जो है दोस्तों अकबर ने चलाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बता दें कि इस अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद 1935 अधिनियम के तहत उत्तरदायित्व की बंटवारा 3 सूचियों में बना करके कर दिया गया। वो 3 सूची कौन कौन सो था? तो 1 नंबर पे जो आता है वो संघ सूची, जिसमें टोटल 59 विषय थे। दूसरा जो था वो राज्य सूची था, जिसमें जो है वो 54 विषय थे। और तीसरा समवर्ती सूची था, जिसमें कुल 36 विषय थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 2023 का नियुक्ति के बारे में पूछा है। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश श्रीवास्तव को। एक नाम आता है NK सिंह। तो NK सिंह कौन है? तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि ऋतुराज अवस्थी जो हैं दोस्तों कौन है? तो ये ऋतुराज अवस्थी कौन है? तो ऋतुराज जो अवस्थी हैं दोस्तों, इनका नाम आ जाता है, ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, नियुक्त किया गया है इनको। ये 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और अरुण कुमार मिश्रा की बात कर लें तो ये कौन है? तो ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में ये कार्यरत हैं। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसका सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 मात्र पश्चिम बंगाल जो है वो जो सिक्किम को टच करती है। अगर सिक्किम की बात कर ले तो बता दें आपको कि सिक्किम को 1975 ईस्वी में, कौन से 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। कौन सा? 22वां राज्य घोषित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है कि 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? आंसर लगाइएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा।
प्रश्न है कि भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट है। तो आप समझिए कि जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है सुंदरवन है, जिसमें मैंग्रोव वन की प्रधानता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, जिसको आप शुद्ध हिंदी में सुंदर वृक्ष भी कह सकते हैं। ये किसको टच करता है? तो बांग्लादेश को। तो करेक्ट आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आंसर लगाइएगा केरला में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पूछा हुआ है। आंसर लगाइएगा 8 का ऑप्शन नंबर 1 परम 8000 जो है भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। जबकि विश्व की सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा था? तो फुगाकू ये जापान का है, जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था। और अगर हम यूएस की बात कर ले तो यूएसए की सुपर कंप्यूटर कौन है? वो जो कि वर्तमान में है वो फ्रंटियर है, ध्यान में रखिएगा। नाम क्या है उसका? ये यूएसए का यानी अमेरिका का सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर वो परम सिद्धि है। इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछते रहता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन के हिसाब से तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हालांकि भारत रत्न पुरस्कार की जो प्रारंभ हुई थी वो 1954 में सबसे पहले दिया गया था। 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके बाद सी राजागोपालाचारी, इसके बाद चंद्रशेखर वेंकटरमन को। इनमें से सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आता है। 2 ऐसे भी विदेशी थे जो कि विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। नाम नोट करिएगा। 1987 ईस्वी में जो है दोस्तों किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और 1990 ईस्वी में नेल्सन मंडेला को भी जो है भारत रत्न दिया जा चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। प्रश्न है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान में रखेंगे। एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं, हालांकि एक चीज़ और बात बताते हैं कि साहित्य और पत्रकारिता का जो बात है यानी पुलित्जर जो पुरस्कार है वो अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पुरस्कार मैं अवार्ड बता दूं जिसका नाम है व्हिटली अवार्ड। नोट करिएगा क्या है? व्हिटली अवार्ड, जिसको ग्रीन ऑस्कर के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखेंगे। ग्रीन ऑस्कर के भी नाम से इसे जाना जाता है। वो कौन है? व्हिटली अवार्ड। अच्छा, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है जो तो दोस्तों वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, यानी पर्यावरण से इसका संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झीलें श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? आंसर लगाएंगे पुलिकट झील। ये जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, यानी दोनों को टच करता है, ध्यान में रखिएगा। वेम्बनाड की बात कर ले तो ये केरल में है, जबकि चिल्का कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और कालीवेली या फिर कलीवेली जो है ये तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, तो यानी तमिलनाडु में ये कलीवेली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न की क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा 20.12 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्रिकेट की पिच की लंबाई हो गई। चौड़ाई की बात कर ले तो मात्र 10 फीट इसकी चौड़ाई होती है, जबकि स्टंप्स जो होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 71 सेंटीमीटर होता है। हालांकि एक चीज़ और है, इसका एक और उपनाम है, क्रिकेट को भद्रजनों का खेल के भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भद्रजनों का खेल कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न है हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? आंसर लगाइएगा बकथॉर्न फल। ये जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि लद्दाख इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो सही आंसर लगाएंगे अफगानिस्तान। प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यानी आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, वो क्या है? आयुष मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 31 निकल करके आएगा। वो 31 नंबर प्रश्न क्या
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा है। आंसर लगाएंगे वेस्ट इंडीज। ये 2023 का वर्ल्ड कप नहीं खेला था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप खेलने से पहले सबको क्वालिफाई करना होता है। एक मैच दिया जाता है अभ्यास के रूप में, उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आप वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। वेस्ट इंडीज इस बार वर्ल्ड कप नहीं खेला था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 1906 ईस्वी में। कब? 1906 में, बल्कि कब? तो 30 दिसंबर, नोट करिएगा, 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, नोट करिए, आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क, कौन? मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हालांकि सलीमुल्लाह खां को इसका संस्थापक भी माना जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाले शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो जब इस सड़क के अधिक निर्माण की बात आए तो सीधा आप शेरशाह सूरी लगाएंगे। जो जीटी रोड है, जिसको ग्रांड ट्रक रोड भी बोलते हैं, इन्होंने शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। जबकि इसकी मरम्मत यानी ग्रांड ट्रक की मरम्मत किसने करवाई थी? लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। शेरशाह सूरी के समकालीन थे, एक नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि शेरशाह सूरी के समकालीन थे। ध्यान में रखिएगा, शेरशाह सूरी ने मारवाड़ में सफलता पाने के बाद कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। ये इनका स्टेटमेंट रहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा यानी टॉम्ब कहाँ स्थित है? आंसर लगाइएगा 34 का ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर में। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। ये तानसेन अकबर के 9 रत्न में से एक थे। ठीक है, अबुल फजल इनके बारे में बताते हैं कि यह एक ऐसा गायक थे जो कि 1000 वर्षों में नहीं हुआ और नहीं होगा। ध्यान में रखेंगे। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु स्वामी हरिदास। कौन थे? स्वामी हरिदास जो है दोस्तों, इनके गुरु थे, हरिदास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सुदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो 35 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। यह केरल राज्य जो है सुदरेश्वर महादेश जो है महोत्सव मनाता है, जो कि 8 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव है। सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर कहता है कि मणिपुर के संगोल कांगजोई खेल को किस खेल के प्रति उत्साह के लोगों के द्वारा दुनिया भर में डैश के रूप में अनुकूल मनाया गया है? आंसर लगाइएगा 36 का ऑप्शन नंबर 3 पोलो। ऐसा आप अपने दिमाग से भी आंसर आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोलो का जो निर्माण हुआ था, खोज हुआ था, आविष्कार जो भी कह लीजिए, यानी पोलो खेल का जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था? मणिपुर से हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है माजुली द्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा स्थित है, कहाँ स्थित है? आंसर लगाइएगा केरला में। 1 सितंबर, नोट करिएगा, 1 सितंबर 2016 ईस्वी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद हम 38 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच विनिमय दर यानी $1 का वैल्यू जो है 55 रुपया है। ठीक है, अब यदि यह विनिमय दर बढ़ करके $1 के जगह $1 का जो है वैल्यू 60 रुपया के बराबर हो जाती है, तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारत रुपए का क्या होगा? तो भारत रुपए का क्या हो जाएगा? अवमूल्यन हो जाएगा, यानी डिफॉर्मुलेशन हो जाएगा। तो अच्छा, अभी तक कितना? ऑप्शन नंबर 1 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अब तक की कितने बार अवमूल्यन हो चुका है? तो टोटल 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। कब कब? एक तो 1949 ईस्वी में, दूसरा 1966 ईस्वी में और तीसरा 1991 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में। प्रश्न है कि सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि ब्याज की दर कम होना। क्या है? ब्याज की कम दर होना जो है सुलभ मुद्रा का अर्थ है। यानी आप सुलभ मुद्रा का दूसरे भाषा में ये भी आप कह सकते हैं कि जो आसानी से
जो है उपलब्ध हो, उसी को हम सुलभ मुद्रा भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? उदारवादियों से बात कर रहा है तो लाला लाजपत राय का नाम आपको सबसे पहले फोकस में आना चाहिए। लाला लाजपत राय उदारवादी नहीं बल्कि जो उग्रवादी थे। ध्यान में रखिएगा कि इनका मानना था, उग्रवादी विचारधारा का मानना था कि स्वराज मांगने से नहीं बल्कि जो छीनने से ये मिलता है। जबकि लाला लाजपत राय ने 1888 ईस्वी में, नोट करिएगा, 1888 ईस्वी में क्रांतिकारी विचारधारा के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया तथा लाल, नोट करिए, लाल बाल पाल नामक त्रिगुट की स्थापना की। लाल का मतलब होता क्या है? लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी एवं शेरे पंजाब भी कहा जाता था। साइमन कमीशन, हाँ नोट करिएगा, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में गंभीर चोट लगने के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। प्रश्न है कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? आंसर लगाइएगा, लाहौर षड्यंत्र में इनको बंदी बनाया गया था। लाहौर षड्यंत्र का केस हुआ कब था? तो 1929 के दौरान जो है कैदियों ने राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो है भूख हड़ताल किया था। भूख हड़ताल के दौरान जतिन दास की जो है मृत्यु 63वें दिन मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो 13 सितंबर, कभी कभी आपसे सवाल पूछ भी देता है। 63 दिन के भूख हड़ताल के दौरान 13 सितंबर 1929 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी, 63 दिन के भूख हड़ताल के दौरान। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव यानी राजगुरु आदि पर भी जो है वो चलाया गया था। ठीक है, यह केस चलाया गया था। इसके बाद इन्हें 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें, यानी पहले बताइए कि कौन सा घटना पहले हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु की फांसी, अभी तो मैंने बताया कि 23 मार्च 1931 को हुआ था। अच्छा, गांधी बिन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च को हुआ था। तो आपका आंसर निकल करके आ जाता है 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। प्रश्न की नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार होने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? सही आंसर लगाएंगे 44 का, ऑप्शन नंबर 1 अब्बास तैयबजी। 5 मई 1930 ईस्वी को, नोट करिएगा, 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। इसके बाद अब्बास तैयबजी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। साथ ही 31 मई 1930 ईस्वी को अब्बास तैयबजी को गिरफ्तारी करने के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देख लीजिए। कहता है कि भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहां से लिया है? तो अर्ध संघीय का बात कर रहा है। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 61 का 1। अगर संसदीय प्रणाली की बात करता तो आप ब्रिटेन लगाते, जबकि मौलिक कर्तव्य रसिया से और आयरलैंड की बात कर ले तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जिक्र किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से ये लिया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के कारण मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और करें और पहचानिए कि कौन से कथन सही है। स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट तो आप देख पा रहे होंगे, आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। 1 और 3 नंबर इसका ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 नंबर स्टेटमेंट गलती है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। कहता है कि नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों? तो नेपाल की आधिकारिक भाषा है ऑप्शन नंबर 4 नेपाली। नेपाली जो है 2000 वर्ष में इन्होंने, अब पूछता है आपसे कि नेपाल अपना नया संविधान कब अपनाया था? तो 2015 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है कि वर्मा को किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग कर दिया गया था? तो बता देते हैं आपको कि वर्मा को अधिनियम 1935 के तहत 1937 ईस्वी में
अधिनियम 1935 था, लेकिन 1937 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत से बर्मा प्रांत को अलग कर दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो कागजी मुद्रा के साथ साथ कागज का व्यापार और पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश भी चाइना ही था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि अशोक का मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? आंसर लगाएंगे खरोष्ठी लिपि में। ऐसे भी अधिकतम जो है इनकी जो शिलालेखों की खोज हुई है वो या तो ब्राह्मण लिपि में रही है, खरोष्ठी में रही है, ग्रीक में, या फिर अरामाइक लिपि में रही है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। खरोष्ठी लिपि में लिखे गए अभिलेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये गांधार से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ ध्यान में ये भी चीज़ रखेंगे कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने और कब की थी, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पौद्रेट्टी, क्या नाम है इसका, नोट करिएगा, पौद्रेट्टी फैनथेलर ने किया था। किसने? पौद्रेट्टी फैनथेलर ने इसकी खोज किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में से संबंधित पंचायतों में शामिल विषयों की संख्या कितनी है? तो आंसर लगाएंगे 29। कितने विषय हैं टोटल दोस्तों? तो 29। ये तो 11वीं अनुसूची हो गया। 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है? तो नगरपालिका का, जिसमें कुल विषयों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी के विचारों का परिणाम था। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1 नंबर यानी निर्वाचित मुखिया, और दूसरा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचायत सेवक नहीं होगा। पंचायत समिति होता तो हम इस पर जिक्र करते, लेकिन पंचायत सेवक नहीं होगा। ये क्या होता है कि ग्राम पंचायत में सरकार के द्वारा नियुक्त किया हुआ कर्मचारी होता है। कौन नियुक्त करता है? सरकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, यानी किस अनुच्छेद में नगर पालिका का चर्चा किया गया है? आंसर लगाएंगे 243 के त से लेकर के य छ तक, यानी YZ भी आप कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे आपको मैच कराना है, यानी आपको पंचवर्षीय योजना दे दिया हुआ है, इसके बाद आपका उसका कार्यक्रम दे दिया हुआ है। तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं 72 का, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में क्या है? 2 1 3 5 4, ठीक है, 2 1 3 5 4। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? कहता है कि भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IDBI के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया गया है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 60.72%। प्रश्न के सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? आंसर लगाइएगा 74 का, ऑप्शन नंबर 1 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। अच्छा, वो तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है भौतिक, दूसरा वित्तीय, तीसरा मानवीय, चौथा सामाजिक, और 5वां जो है वो दोस्तों क्या है? पर्यावरणीय है। ध्यान में रखिए क्या है? पर्यावरणीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया कब किया गया था पहली बार? तो ये चलाया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है कि सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो या फिर इसे कम करने के लिए हो, क्या कहलाता है? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 स्थिरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर प्रश्न है कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों तिरिचमीर है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन किसका है, यानी किसने स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? ये किसका स्टेटमेंट था? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 केसी वियर का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करिएगा। अगला प्रश्न है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्नलिखित में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो गाय। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है? 94 का आंसर लगाइएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। ये बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तारा सदृश भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो उपग्रह है उसका नाम क्या है दोस्तों, वो गैनीमेड है, नोट करिएगा। साथ ही साथ इसे हम मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स भी इसे कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 94 के बाद 95 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो ये तो प्राचीन युग से पढ़ते आ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न की सरकार का हस्तक्षेप, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मारिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक हैं। तो ये स्टेटमेंट या नियम किनका है, तो ये नियम जो है दोस्तों 97 का ऑप्शन नंबर 2, ये आधुनिक आवधिक नियम को ये परिपूर्ण करता है। अगला प्रश्न की गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है उसको हम कहते हैं कि एसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेंट्रिक। अच्छा, मेटासेंट्रिक क्या होता है, तो गुणसूत्र बिंदु ऐसे स्थान पर हो जहां गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित हो जाए उसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक की बात कर ले तो वैसे गुणसूत्र बिंदु ऐसे स्थान पर हो जिसमें एक गुणसूत्र का भाग बड़ा और दूसरा छोटा हो उसे हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। टेलीसेंट्रिक की बात आ जाए तो टेलोसेंट्रिक में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र किसी के एक किनारे पर होता है। क्या होता है, किसी एक किनारे पर होता है, तो उसको हम टेलोसेंट्रिक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न की वायुदाब मापने के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर। अगला प्रश्न लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम 100 और 101 दोनों को हम स्किप कर रहे हैं। 101 और 100 नंबर और 101 नंबर दोनों क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकते। तो निर्वात से ध्वनि नहीं जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि निर्वात जो ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सा तरंग है दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंग है। मैंने कई बार आपको बताया है। और अनुदैर्घ्य तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी ध्यान में रखेंगे कि जब टेम्परेचर में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होगी तो ध्वनि का जो वेग होता है 0.61 मीटर पर सेकेंड वेग से बढ़ जाता है, यानी ताप पर यह बिल्कुल निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। प्रश्न है, विकल्प में उल्लेखित तत्वों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति नहीं होता है, बल्कि ग्रह अगर होता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह के, तब ये करेक्ट हो जाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट को ही पलट दिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि प्रोटॉन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो एसिड का एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो एसिड के इस क्रम को क्या कहते हैं। तो इस क्रम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना। अगला प्रश्न है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 पायरोमीटर। अच्छा, आमीटर से किसका उपयोग करते हैं, तो विद्युत धारा मापने में, जबकि बोलोमीटर में तो उष्मीय विकिरण को मापने में, और फ्लक्सीमीटर से हम फ्लक्स को मापने में इसका हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है। 121 नंबर प्रश्न है कि उस कथन का चयन कीजिए जो कि बोर के मॉडल की सीमा नहीं है, यानी त्रुटि को बताया गया है। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 बोर मॉडल कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा की गणना संभव है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न की 1911 में अल्फा क्षय के अर्धयायु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोज किया था। ये सब ध्यान में रखिएगा, सब साइंस का क्वेश्चन है और सभी एग्जाम्स के लिए फायदेमंद है। तो 122 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गीगर और नटल ने इसका खोज किया था। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का अयस्क है। तो आंसर लगाइएगा मोनोजाइट, जबकि पीच ब्लैंड और कार्नेटाइट जो है दोस्तों ये यूरेनियम का अयस्क है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है किस वस्तु पर किया गया कार्य, यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो ये द्रव्यमान पर निर्भर जो है दोस्तों नहीं करता है, ध्यान में रखिएगा। आप फॉर्मूला जानते हैं, कार्य इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा, यानी आपको F वेक्टर इंटू एस वेक्टर, यानी बल और वेग पर यानी निर्भर करता है। यानी साफ साफ समझ लीजिए कि वस्तु के द्वारा किया गया कार्य वस्तु पर आरोपित बल एवं बल के द्वारा वस्तु में उत्पन्न विस्थापन पर निर्भर करता है। इसीलिए F इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला W इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है
देख लीजिए, एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे इसमें पूछ रहा है कि किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें प्रयोग हम करेंगे ऑप्शन नंबर 1 अल्फा पार्टिकल का हम प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर 4 स्कंदन कहलाता है। कोलाइडी की बात कर ले तो कोलाइडी एक विसमांगी विलयन है, ध्यान में रखिएगा, जबकि दूध जो होता है पायस कोलाइडी होता है। ब्लड की बात ले तो ये भी एक कोलाइडी है, और धुआं, कोहरा, बादल, ये सब क्या है, तो ये सब एरोसोल कोलाइड हैं, ये सब ध्यान में रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछते ही रहता है आपसे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 126 का ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसकी उपस्थिति का पता लगा सकता है, आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 वोल्ट मीटर से विभवांतर को हम मेजर करते हैं। प्रश्न है कि HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है, तो एड्स आपको हो सकता है। एड्स का फुल फॉर्म होता क्या है दोस्तों, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, तो P = क्या फॉर्मूला जानते हैं, m/v, यानी मास इंटू वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर आंसर लगाइएगा 1 नंबर, यानी द्रव्यमान और वेग दोनों पर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कहता है 130 कि दंत का क्षय का अर्थ क्या होता है, तो दंत क्षय का अर्थ होता है दांतों का सड़ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता है। इस ध्यान में रखिएगा कि उसे दंत क्षय होता कैसे है, तो पीने वाला जो पानी होता है ना, उसके कारण एक बीमारी होती है जो है दंत क्षय, जिसमें फ्लोरीन की मात्रा अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 131 नंबर प्रश्न है कि किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो कि निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीव से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या बनाते हैं, तो आंसर लगाइएगा आहार नाल वो बनाते हैं। प्रश्न है अल्फा बीटा गामा किरणों के वेग का सही क्रम है, तो VVI क्वेश्चन है, जहां छापना है छाप लीजिए। अगर आपसे अल्फा बीटा गामा पूछा है तो आप इसको पलट दीजिए, गामा, बीटा और अल्फा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरह से याद करना है, प्रचंड विद्वान बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति परास कितनी है, तो 133 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 200 मेगाहर्ट्ज तक, जबकि मनुष्य की रेंज कितना है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो कॉमर्शियल FM रेडियो होता है उसके लिए जो रेंज होता है वो 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे भी आप जब रेडियो पढ़ते होंगे, रेडियो मिर्ची पहले आता था तो आपको सॉन्ग सुनाया जाता था, तो आपको कहता था क्या कि यह कार्यक्रम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये सब आपको करके बताता था। तो ध्यान में रखिएगा इसका मैक्सिमम रेंज 108 मेगाहर्ट्ज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसकी उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है, यानी कौन है जो उपयोगिता की एक सूची को प्रदर्शित करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो इसका आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल पैनल। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण की अभिक्रिया है, आंसर हो जाएगा 2 नंबर सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम ऑक्साइड, और दोनों मिलकर के क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।